किताबों का पन्ना तो आपको मदद करने के लिए आएंगे डॉक्टर हरीश अन्ना। तो आज जहां पूरे देश भर में कैंसर के पेशेंट की संख्या बढ़ती जा रही है, ऑर्गेनिक खेती पहले होती थी, तब ये ऐसे पेशेंट अपने को नजर नहीं आते थे, लेकिन विलेज में, शहरों में कैंसर के पेशेंट की संख्या बढ़ती जा रही है। महिलाओं में कैंसर का परसेंटेज ज्यादा बढ़ता जा रहा है। पर पहले स्टेज में, दूसरे स्टेज में अगर कैंसर मालूम होता है तो इलाज होता है, लाखों लोग बच सकते हैं। लेकिन अचानक अगर 15 दिन, 1-2 महीना अगर मालूम होता है तो वो पेशेंट नहीं बचता है। हम सब लोगों को ध्यान देने की आवश्यकता है। आज जहां हमारे डॉक्टर हरीश अन्ना जी, जो कैंसर के लिए अच्छा इलाज कैसा हो, कैंसर ना हो, उसके लिए उनकी कोशिश होती है। आज उनकी माता जी अम्बा माता, इनके हाथों से इस सेमिनार का उद्घाटन हुआ है। और यहाँ जो किताब है, क्या नाम थी उसका? होश। मतलब अगर आपके दिल में अगर होगा होश तो मत दे दो कैंसर को दोष। हमें होश रखना चाहिए। जिंदगी एक बहुत ही सुंदर होती है, जिंदगी सुंदर होती है। उसको और भी सुंदर बनाने के लिए अपना शरीर रोग मुक्त होना चाहिए, रोज एक्सरसाइज करना चाहिए, जो खाना नहीं चाहे वो नहीं खाना चाहिए, जो पीना नहीं चाहे वो नहीं पीना चाहिए। लेकिन जो खाना नहीं चाहे वो हम खाते हैं तो बीमारी होती है, जो पीना नहीं चाहे वो अगर पीते हैं तो बीमारी होती है। तो बीमारी मुक्त हमें होने के लिए हमें आगे बढ़ने की आवश्यकता है। माननीय नरेंद्र मोदी जी, जो मतलब हमेशा अपने देश को विकास के दिशा से आगे बढ़ा रहे हैं। जब वो मतलब प्रधानमंत्री बने, उन्होंने स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की। हम लोगों ने कचरा तो हम घर तो साफ करते हैं, बहुत बार रोड में कचरा फेंकते हैं। आप अगर CST स्टेशन या चर्चिल स्टेशन से अगर आप आगे जाते हैं, दोनों बाजू में कचरा पड़ा हुआ रहता है। कचरा रहेगा तो आरोग्य धोखे में आ जाता है। हमें हवा स्वच्छ लेनी चाहिए, पर्यावरण को मजबूत करना चाहिए। पेड़ लगाओ, पेड़ जगाओ, पेड़ लगाओ, पेड़ जगाओ और कैंसर को भारत से भगाओ। तो जो कैंसर है, कैंसर और भी बीमारियां होती है, बीमारियां होती है, लेकिन मैं कभी बीमार नहीं पड़ता हूं। मुझे मालूम है कि क्या खाना चाहिए और क्या पीना चाहिए। मैं तो पीता नहीं हूं, और मैं पीता नहीं हूं इसीलिए खाली पानी पीता हूं। पानी नहीं पीऊंगा तो मैं जल्दी चला जाऊंगा। तो स्वच्छ पानी पीना है। माननीय नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं कि भारत 2047 को एक बहुत ऊंचाई तक पहुंचे। कैंसर मुक्त भारत की जिम्मेदारी हम लोगों पर है, और इसीलिए कैंसर के जो पेशेंट है, यहाँ जो आंकड़े दिए गए हैं कि भारत में 10,39,000 कैंसर और अन्य गंभीर बीमारियों के मरीज थे। यह संख्या बढ़कर 2025 में 10,57,000 हो जाने का अनुमान है।
इसका अर्थ ये है कि 4 वर्षों में 12% की वृद्धि हुई है। ये संख्या बढ़ते हुए 2040 तक 20 लाख तक पहुंचने की संभावना है। यानी 2020 से 2040 तक कैंसर मरीजों की संख्या में लगभग 43% बढ़ोतरी हो सकती है। 9 व्यक्तियों में से 1 व्यक्ति को अपने जीवन में कैंसर से जुड़ी किसी बीमारी का सामना करना पड़ता है। पुरुषों में फेफड़ों का कैंसर और महिलाओं को स्तन और गर्भाशय से संबंधित कैंसर के मामले अधिक देखे जा रहे हैं। भारत में कुल मरीजों की संख्या 4% मरीज 0 से 14 वर्ष की आयु के बच्चे होते हैं। ये भयावह आंकड़े देखने के बाद डॉक्टर हरीश शेट्टी जी और इनकी जो टीम है, इनके द्वारा किया जा रहा कार्य वास्तव में सराहनीय और हम सभी के लिए प्रेरणादायक है। भारत के भविष्य के लिए अंबा गोपाल फाउंडेशन, मतलब जो हमेशा आपको पूछता रहेगा हाल, जो आपको हमेशा पूछता रहेगा हाल, उस फाउंडेशन का नाम है अंबा गोपाल। जो फैल गया है कैंसर का जाल, जो देश भर में फैल रहा है कैंसर का जाल, उसको खत्म कर देंगे नरेंद्र मोदी जी और फाउंडेशन अंबा गोपाल। तो हम सभी लोगों को कोशिश करनी है और यहाँ एक भविष्य अपना भविष्य आनंदमय बनाने के लिए हम सब लोगों को कोशिश करनी है। यहाँ हमारी अंबा माता जी यहाँ है, मौजूद है। हरीश अन्ना की माता जी है। माता जी है इसीलिए आप है इसीलिए मैं हूँ, और मैं हूँ इसीलिए आप है। तो आप एक अच्छे होटल के बिजनेसमैन भी है, लेकिन खाली होटल चलाने से काम नहीं है। सामाजिक जीवन में सामाजिक काम करने की आवश्यकता है और ये काम आप कर रहे हैं। और आज यहाँ हमारी ब्रह्म कुमारी योगिनी जी दीदी भी आई है, उनका भी प्रवचन यहाँ हुआ। मैं मतलब वहाँ हमेशा ब्रह्म कुमारी संस्था से मेरा संबंध है और अबू में मैं 3-4 बार जाकर आया हूँ। वो हमारे महाराष्ट्र के भी काफ़ी लोग, मैं जब गया था तो महाराष्ट्र के भी अनेक लोग मुझे मिले, देश भर के लोग मुझे मिले। और ये संस्था बहुत ही अच्छा नशा मुक्त भारत के लिए काम करती है। मेरे मंत्रालय ने नशा मुक्त भारत अभियान शुरू किया है। जहाँ जहाँ नशा करने वाले लोग हैं उनको नशा मुक्त करने के लिए। नशा करने से उनका शरीर तो बर्बाद होता ही है, उनका संसार पूरा बर्बाद होता है। और इसीलिए अगर हम बंद कर देंगे नशा, अगर हम हमेशा के लिए बंद कर देंगे नशा, तो जीवन सुंदर बनने की है आशा। और इसीलिए हम सभी लोगों को आगे बढ़ना है। और यहाँ हमारे अनेक मेहमान यहाँ मौजूद है। यहाँ हमारे राजन सिंह जी हमारे आमदार है। जब मैं कांग्रेस के साथ था तब भी ये आमदार थे, कारपोरेटर थे। मैं महाराष्ट्र सरकार में मंत्री भी था। अभी नरेंद्र मोदी सरकार में मुझे 3 बार मंत्री बनने का मौका मिला है। पहले तो मुझे दे दिया था धोखा, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने दे दिया दिल्ली के लिए मंत्री पद का मुझे मौका। और इसीलिए नरेंद्र मोदी जी 3री बार प्रधानमंत्री बने हैं आप लोगों के आशीर्वाद से। लोकतंत्र में एक वोट को भी बहुत बड़ा महत्व होता है। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार 1 वोट से हारी थी। तो 1 मैन 1 वोट 1 वैल्यू। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का एक सपना था कि भारत एक ऐसा भारत बने जो भारत सोशल इक्वालिटी, इकोनॉमिक इक्वालिटी, एजुकेशन और सभी क्षेत्रों में आगे बढ़े। और यही सपना नरेंद्र मोदी जी का है। तो आज यहाँ हमारे डॉक्टर अनिल डिक्रूज, संचालक ऑन्कोलॉजी सर्विसेज, सर्जिकल ऑन्कोलॉजी, अपोलो कैंसर सेंटर, रवि अंबेकर, संपादक मैक्स महाराष्ट्र,
सुभाष पालेकर, भारतीय कृषि तज्ञ, राजेंद्र सिंह, भारतीय संरक्षक और पर्यावरणवादी, पीटर सिंह, एका फोनिक्स शेतकरी, और यहाँ डॉक्टर शुभांगी माई देशमुख और भी कई इम्पोर्टेंट व्यक्ति इधर आए हैं। मुझे दिल्ली जाना है। अन्ना का आग्रह था कि मैंने आज आना ही चाहिए। आज पार्लियामेंट में राष्ट्रपति जी का अभिभाषण आज था, लेकिन अन्ना का आग्रह था कि आप इधर आना ही चाहिए, तो आपने बोला तो मैंने आना ही चाहिए। मैंने तय किया मुझे जाना ही चाहिए, और इसीलिए आज मैं इधर आया हूँ। मुझे दिल्ली जाना है, वहाँ राष्ट्रपति का अभिभाषण हो रहा है, और कल 25-26 का बजट आ रहा है, नरेंद्र मोदी सरकार का बजट। ये आम आदमी के लिए, मिडिल क्लास के लिए, और उद्योग क्षेत्र के लिए भी, किसानों के लिए, गरीबों के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए न्याय देने वाला बजट होगा। और मेरा मंत्रालय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय है। अगर जिसको सामाजिक न्याय चाहिए वो मेरे पास आए, नहीं चाहिए तो किधर भी जाए। तो मैं ज़्यादा वक्त नहीं लेता हूँ, और अब आपका आगे प्रोग्राम चलता रहेगा। मेरा 11:55 का फ्लाइट है, तो अन्ना मैं इधर आपके लिए आया हूँ, और आप आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ मैं मेरे 2 शब्द खत्म करता हूँ। जय हिंद, जय भीम, जय भारत, जय महाराष्ट्र। देखिए, ये एक ऐसा संकल्प है जो ये अकेला लेकर चले। मैं तो चला था जानिबे मंजिल अकेला, लोग मिलते गए, कारवां बन गया। ये कारवां हजारों लोग, लाखों लोग इसमें जुटेंगे, तो ये राज्य के मुखिया और देश के मुखिया को भी, जो कि मेरे भी मुखिया है, इस राज्य के मुखिया आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी मेरे मुखिया है, इस देश के मुखिया आदरणीय नरेंद्र मोदी जी मेरे भी मुखिया है, लेकिन हम सभी लोगों को जागृत होकर इन चीजों के लिए आंदोलन करना पड़ेगा। इन चीजों के लिए लोगों को जागरूक करना पड़ेगा। ज्यादा समय मैं नहीं लूंगा। मैं चाहूंगा कि जो भी इस आंदोलन में, जो एक जन आंदोलन लेके हरी शेट्टी जी आगे बढ़े हैं, मैं उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस आंदोलन में उनके साथ चलने के लिए मैं उनके भाई की तरह यहां पर आया हूं। और इतना कहता हूं कि कौन कहता है कि आसमां में छेद नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। ये उछालने का काम आदरणीय हरी शेट्टी जी ने किया है। हम सब उनके साथ मिलकर इस आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। आपने मुझे बुलाया, सम्मानित किया, इसके लिए बहुत ही बहुत आभारी हूं। और इससे उम्मीदें उनकी। गुड मॉर्निंग, नमस्ते, प्रणाम। आज बहुत ही कंफ्यूज दिन है। आप लोग सब ये इस हॉल में आते हैं खुशियाँ मनाने के लिए, नाच गाने के लिए, लेकिन आज कुछ और कारण के लिए हमको जमा होना पड़ रहा है। एक ऐसी मरी हुई चींटी को, जिसको जो पैरों तले दबाना चाहिए था, वो आज कान पे घुसकर तांडव नच रहा है। आज कैंसर, जिसका नाम भी लेना मैं पसंद नहीं करता हूँ, वो फैल रहा है। क्यों फैल रहा है? क्योंकि हमारा हवा, पानी और खाना दूषित है। परमात्मा ने ये 3 दिन देकर हमको इस दुनिया में भेजा गया है, और हम उसी को दूषित करके हम कह रहे हैं कि डेवलपमेंट। किसके लिए डेवलपमेंट? अगर जीना मुश्किल हो रहा है तो डेवलपमेंट चाहिए हमको? नहीं चाहिए डेवलपमेंट।
हमको सबसे पहले हवा, खाना और पानी दो ताकि हम जिंदा रह सकते हैं। इसके लिए इस आयोजन का जो स्लोगन बना है वो जागेगा भारत तो बढ़ेगा भारत, जागेगा भारत तो बचेगा भारत। तो पहले जागना पड़ेगा हमको कि हमारी ज़रूरत क्या है, हवा, पानी और खाना। तो आज हमको ये लेने के लिए हमको मांगना पड़ रहा है। आज मेरा टीम जब बैठा था तो पूछा कि चीफ गेस्ट कौन होगा, तो मैंने कहा कि चीफ गेस्ट ये 3 हवा, पानी, खाने का जो मालिक है, मिट्टी का मालिक कौन है? परमात्मा। तो चीफ गेस्ट वो और हम सब भाड़ोत्री। लेकिन भाड़ोत्री अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। अगर हमने अपना मकान, अपना दुकान दिया और लोग ने मेंटेन नहीं किया तो हम बुरे भाड़ोत्री। तो उस तरह से हमको परमात्मा ने दुनिया को सजा कर भेजा है कि खुश रहो बोल के, और हम सजावट को ख़राब करके दुखी हो रहे हैं। बस इसके लिए मैंने ये किताब लिखा है जिसका नाम है होश। आज कोशिश करूँगा आप लोग सबको कि होश में लाने के लिए, लेकिन अगर किसी दिन वापस बेहोश होने के कारण कुछ हो सकता है तो इस किताब के पन्नों को, 4 पन्नों को खोलकर पढ़ोगे तो फिर से होश में आ जाओगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अभी क्या है? नमस्कार। आदरणीय हरीश शेट्टी जी को और उनके सभी सहयोगियों को मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे यहां बुलाया और आपके साथ सुसंवाद करने की एक अवसर प्रदान किया। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप अपना व्यस्त समय निकालकर यहाँ आए हैं और कर्करोग जैसे महाविनाशक बीमारी के प्रति जागरूक अभियान चलाने वाले इस आज के कार्यक्रम को सुनने में आप रुचि रखते हैं। साथियों, कर्करोग ऐसा विषय है जिस पर बहुत अनुसंधान हुआ है, लेकिन वैज्ञानिक जड़ तक नहीं पहुंच पाए। हवा में बातें चल रही हैं, जड़ को उखाड़ने की बात सामने नहीं आती, बल्कि दवा कंपनियों का लाभ कैसे हो, इस पर बहुत सारी संगोष्ठियां होती हैं। साथियों, मानव का शरीर हो या अन्य कोई प्राणी का शरीर या सजीव का शरीर, शरीर बाह्य वस्तु मानव निर्मित जो अप्राकृतिक है, अपने शरीर में प्रवेश होना स्वीकार नहीं करता। तुरंत उसको बाहर निकालने की शरीर कोशिश करता है। कैंसर ऐसी बीमारी है जो शरीर बाह्य वस्तु को हमारे शरीर में प्रवेश करने के बाद उत्क्रांत होती है, अन्यथा नहीं। ईश्वर ने हर एक को कैंसर दिया है, मधुमेह दिया है, हर बीमारी हमारे अंदर है, लेकिन बीमारी को जागरूक करना या सुप्तावस्था में रखना, इनका नियंत्रण करने वाली रोग प्रतिरोध शक्ति भी भगवान ने हमें दी है, इनेट इम्यूनिटी। सही अगर कोई उपाय है कर्करोग का, हमारी
ईश्वर देय रोग प्रतिरोध शक्ति को जागृत रखना, सक्रिय रखना, ताकि बीमारी को वो शरीर में से भगा दे, प्रवेश करने के लिए अनुमति न दे। आज हम उल्टा कर रहे हैं। साथियों, जैसे हरीश शेट्टी जी ने खान पान की बात की है, वास्तव में एक घर के 5-10 परिवार के लोग घर में एक को टीबी होता है, क्षय रोग, खान पान वही है, सब कुछ वही है, बाकी लोगों को टीबी क्यों नहीं होता? कर्क रोग होने के अनेक कारण हैं। मुख्य कारण है हमारा अप्राकृतिक खान पान, प्रदूषित पानी, प्रदूषित हवा और मानसिक तनाव। हर कोई भी बीमारी हो, 90% मनोकायिक होते हैं, साइकोसोमेट्रिक होती हैं, यानी 90% हमारा जो तनाव है, मन की अवस्था है, वो कारण होती है, 10% शरीर होता है। मानसिक तनाव को दूर भगाने का काम तो योगा और साधना करता है, लेकिन परिस्थितियों को बदलने का काम साधना योगा नहीं कर सकता। इसके लिए हम ही करना पड़ता है। जब ईश्वर ने हमें कर्क रोग दिया है, इसका मतलब है उसका एक जन्नुक है, इनको ऑन्कोजीन कहते हैं, जो कर्क रोग को जवाबदेह है। जब ये ऑन्कोजीन सुप्तावस्था में होता है, सोया होता है, रेसेसिव होता है, हमें कर्क रोग नहीं होता। When it become dominant, जब वो जागृत होता है तो कर्क रोग होता है। ऑन्कोजीन को, जन्नुक को जागृत करने का काम हमारा अप्राकृतिक खान पान करता है। आप घर में भोजन लेते हैं या होटल में लेते हैं, जहरीला भोजन है, और ये जहर हमारे शरीर में जा रहा है हर दिन। चाहे वो भोजन रासायनिक कृषि के पैदा हुआ हो या जैविक ऑर्गेनिक कृषि से पैदा हो, हम जहर ही खाते हैं। बल्कि ऑर्गेनिक इज मोर डेंजरस देन केमिकल। ऑर्गेनिक खेती से पैदा हुआ जो खान पान है, भोजन है, वो रासायनिक खेती से पैदा हुआ भोजन से भी ज्यादा खतरनाक, ज्यादा जहरीला है, जो कर्क रोग को जवाबदेह होता है। दुनिया में ऑर्गेनिक 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 का महोत्सव चल रहा है। मूर्ख लोग हैं जो ऑर्गेनिक को सही मायने में समझ नहीं पा रहे हैं। जब आप किसान यूरिया डालता है, यूरिया भूमि में जाता है, नमी मिलती है, तो यूरिएज नाम के जो एंजाइम है, उस यूरिया का रूपांतरण अमोनिया में करते हैं। ये अमोनिया बहुत जहरीला वायु है, भूमि में नहीं रहना चाहिए। तो अमोनिया का रूपांतर नाइट्राइट में नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया और नाइट्रोकॉकस बैक्टीरिया करते हैं। तो अमोनिया का रूपांतर नाइट्राइट में होता है, NiTrIT। सेकंड स्टेज
नाइट्राइट का रूपांतर नाइट्रेट में नाइट्रोबैक्टर करते हैं, पेनिसिलियम फंगस करते हैं। ये नाइट्रेट भूमि में संग्रहित होते हैं, ये नाइट्रेट पानी में घुल जाते हैं, सिंचन के या बारिश के पानी में। जड़ें इनको उठाती हैं, हमारे पेयजल के माध्यम से हमारे शरीर में जाते हैं। जड़ें उठाते हैं तो पेड़ पौधों में जाते हैं। दो कोशिकाओं के बीच में जो खाली जगह है, इंटरसेलुलर वैक्यूल्स, उसमें वो इकट्ठा होते हैं, संग्रहित होते हैं और हमारे भोजन के माध्यम से शरीर में आते हैं। ये नाइट्रेट्स अत्यंत खतरनाक जहर है, अत्यंत खतरनाक जहर, जो रासायनिक कृषि से पैदा हुआ खाना खाने से हमारे शरीर में चले गए हैं। इतना ही नहीं, गाय आधारित खेती जो करते हैं, गोबर के खाद पर आधारित, या ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं जिसमें कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट डाला जाता है, नॉन एडिबल ऑयल केक यानी अखाद्य खलियाँ डाली जाती हैं। ये गोबर का खाद, कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट में कैडमियम, आर्सेनिक, मर्क्यूरी, लेड यानी सीसा जैसे अत्यंत जहरीले खतरनाक जड़ पदार्थ होते, हाईली पॉइजनस हेवी मेटल्स आर एग्जिस्टेड। इतना ही नहीं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स भी होते हैं जो अत्यंत खतरनाक होते हैं। और जब ऑर्गेनिकली ग्रोन खाना आप खाते हो तो सारे जो जड़ पदार्थ है, हेवी मेटल्स है, पॉइजनस हेवी मेटल्स आर कमिंग इन द बॉडी, हमारे शरीर में आते हैं और हमारे शरीर के कोशिकाओं में जो फैट है, स्निग्धांश है, चर्बी है, उसमें संग्रहित हो जाते हैं। ये बाह्य वस्तु है, अप्राकृतिक है, मानव निर्मित है, हमारे शरीर में चली गई। यूरिया डाला, नाइट्रेट चले गए, रासायनिक खादों के अवशेष हमारे शरीर में संग्रहित हुए हैं। जब आप रासायनिक खेती से पैदा हुआ भोजन खाते हैं, हमारी माता बहनें बाजार से बैंगन खरीदते, टमाटर खरीदते, पानी से धोती है, लगता है कि किसान दादा जो जहरीले कीटनाशक दवाओं का छिड़काव कर रहे हैं वो निकल जाएंगे। ऐसा नहीं होता माता हो, ऐसा नहीं होता। जैसे कीटनाशक दवाओं का छिड़काव होता है, विदिन 7 सेकंड के अंदर उसके सारे अवशेष अंदर सोख ले जाते हैं, पत्तों में सोख ले जाते हैं, फलों में सोख ले जाते हैं, फलियों में, और वनस्पति के शरीर में वो भी 2 कोशिकाओं के बीच में जो खाली जगह वहाँ संग्रहित हो जाते हैं या फैट में संग्रहित हो जाते हैं। आपको छुटकारा नहीं है। ये सारे जहर हमारे शरीर में चले गए हैं, चाहे रासायनिक कृषि से पैदा हुआ हो, ऑर्गेनिक फार्मिंग से पैदा हुआ हो या अन्य कृषि पद्धतियों से। और हमारी रोग प्रतिरोध शक्ति जो है, इनेट इम्यूनिटी हैज बीन गिवन बाय द गॉड एट द बर्थ टाइम, हमारे जन्म के समय ईश्वर ने जो हमें दी है, वो 4 तरह से काम करती है। सफेद कोशिकाएं, व्हाइट ब्लड सेल्स, रक्त कोशिकाएं, टी लिम्फोसाइट सेल्स, बी लिम्फोसाइट सेल्स, बैक्सोफिल, नाइट्रोफिल्स, ये 4 विविध स्तर है प्रतिरोध करने वाली एक महाशक्ति है। हमारे आंत में जो हम खाना खाते हैं, 60 लाख करोड़ कोशिकाएं होती है, 60 लाख करोड़, दैट मीन्स 60 ट्रिलियंस सेल्स आर एग्जिस्टेड इन द इंटेस्टाइन। उनमें से 70% ये व्हाइट ब्लड सेल्स, टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट यानी जो इम्यून सेल्स है वो होते हैं, रोग प्रतिरोध शक्ति निर्माण करने वाले। ये फाइट करते हैं अंदर से। जो भी बाहर से कोई रोगाणु आता है, पैथोजेनिक बैक्टीरिया हमारे शरीर में प्रवेश करता है, उनको भगाने का काम, उनको मारने का काम ये हमारी रोग प्रतिरोध शक्ति करते हैं। लेकिन अगर हम जहरीला खाना खाते हैं और जहरीला खाना खाने से हमारे शरीर के अंदर कोशिकाओं के बीच में ये जहर के अवशेष टॉक्सिक गार्बेज के रूप में, जहरीले कूड़े के रूप में संग्रहित होते हैं,
तो उसका परिणाम ये होता है कि यह जड़ एक तो इम्यून सेल्स को यानी रोग प्रतिरोधक शक्ति देने वाले कोशिकाओं का विनाश करते हैं। 3 प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं, गुड बैक्टीरिया, इंटरमीडिएट बैक्टीरिया एंड बैड बैक्टीरिया। जो गुड बैक्टीरिया है वो हमारे रोग प्रतिरोधक शक्ति को प्रज्वलित रखने का काम करते हैं, उनको ये खत्म करते हैं। इंटरमीडिएट बैक्टीरिया जिसका बल बढ़ेगा उधर वो प्रवेश करता है, उसकी संख्या ज़्यादा होती है। अगर गुड बैक्टीरिया की संख्या बढ़ गई तो गुड बैक्टीरिया में प्रवेश करते, बैड बैक्टीरिया की संख्या बढ़ गई तो उसमें प्रवेश करते हैं। यानी ये कुल मिलाकर इनकी बहुत बड़ी भूमिका होती है। हमारा रक्त हमारे कोशिकाओं को खाद्य की आपूर्ति करता है, गुड बैक्टीरिया की आपूर्ति करता है, अच्छे जीवाणु की, एंजाइम्स की आपूर्ति करता है, और वाइटल पावर यानी चेतना शक्ति की आपूर्ति करता है। लेकिन कब करता है? जब वो अल्कलाइन है, अपने मूल स्थिति में है। हमारा रक्त पूरे शरीर में हर कोशिकाओं आप लोगों की राय क्या है? जो अम्बा ग्लोबल फाउंडेशन ने ये जो कैंपेन की शुरुआत की, इसको लेकर आपकी राय क्या है, आपकी प्रतिक्रिया क्या है? किस तरह से बेनिफिट उठा सकती है आम जनता? एक्चुअली जिस हिसाब से अभी हम लोग शहरों में रहते हैं, खाते पीते हैं, जितना पॉल्यूटेड है भी, तो जो अम्बा फाउंडेशन का ये जो हम इवेंट देख रहे हैं, जो बातें हमें सीखने को मिल रही है वो बहुत ज़रूरी है कि ऑर्गेनिक या केमिकल्स दोनों ही कितना ज़्यादा हानिकारक है हमारे लिए। तो उनकी बातों से काफ़ी हमें प्रेरणा मिल रही है और काफ़ी समझ में आ रहा है क्या सही है और क्या गलत है। आप बिल्कुल जाहिर करना चाहेंगे? बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो आई थिंक एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए, और हमें अभी सोचना चाहिए सोसाइटी के बारे में कि साफ़ सफाई बहुत ज़रूरी है। ठीक है, पानी के बारे में बात हुई यहाँ पे कि पानी कितना ज़रूरी है। तो आई थिंक हमारे हाथ में हमें इस बारे में काफ़ी ज़्यादा आई थिंक स्ट्रिक्ट एक्शंस लेने चाहिए। गवर्नमेंट को पॉलिसीज़ बनानी चाहिए इसके रिगार्डिंग। थैंक यू सर, थैंक यू सर। इसके बारे में आप लोगों की क्या क्या रिएक्शन है? देखिए आजकल जो पॉल्यूशन हो रहा है इतना, मतलब हम भी बड़ी बड़ी सिटीज़ में रह रहे हैं, और जो हमारा खाना है आपको पता है कि हम चाहे घर पे खाएं या बाहर कहीं भी खाएं, मतलब हम खा तो जहर ही रहे हैं। जैसे ऑयल है उसमें पाम ऑयल मिक्स है, शुगर है, चॉकलेट, हम कुछ नहीं खा सकते। तो मतलब इनकी जो अभी हमें स्टेज पे बताया गया कि ये करना है और ऑर्गेनिक चीज़ें जैसे हमें खानी है, तो आई थिंक खाने का और ये जो हमारी हवा पानी है ना, इसका बहुत सा इफ़ेक्ट पड़ता है हमारी बॉडी पे। और जो सर्व कर रहे हैं, अन्ना सर्व कर रहे हैं, वो बहुत बड़ी बात है। मतलब लोगों को, जैसे उन्होंने बताया कि कैसे वो घर तक जाते हैं पेशेंट को पूछने के लिए, उनको डाइट बताते हैं। तो ये आई थिंक ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव है, और ऐसे और बहुत सारे फाउंडेशन हैं जिनके सब करना चाहिए। तो आई थिंक मैंने तो बहुत रेयर सुना है ऐसा कि कोई इतना मतलब दिल से कर रहा है कि आपका कोई लगता भी नहीं है कोई, और फिर भी आप उनके घर जा रहे हो, उनको डाइट दे रहे हो। तो आई थिंक ये सबको पता चलना चाहिए, क्योंकि मेरे नोन में भी एक है लड़की, तो उनकी मम्मी को कैंसर है। तो मैं सोची थी कि मैं जब घर जाऊँगी तो उनको ये बताऊँगी कि ऐसे करके इनका सर का, क्योंकि वो एटलीस्ट वो 3rd स्टेज पे हैं कैंसर के, उनको ब्रेस्ट कैंसर है। लाइक दिस इज़ अ वेरी सीरियस मैटर, बहुत ही सीरियस मैटर है, और अभी हम एक एंड पॉइंट पे है। अगर हम अब नहीं जागरूक हो पाएंगे और अपने देश को, अपने सोसाइटी को जागरूक नहीं कर पाएंगे, तो हमें लगता है कि शायद आगे चल के हम सिर्फ हाथ में हाथ रख के ही बैठ जाएंगे। तो इसीलिए इतना अवेयरनेस हो रहा है, हम समझ चुके हैं, आप समझ चुके हैं, और आप लोग के माध्यम से हम चाहते हैं कि हमारा देश और हमारा सोसाइटी ये चीज़ समझे। जितनी भी चीज़ें हैं फर्टिलाइजिंग, ये सब चीज़ें, इसको बंद करें, और जितना हो सके हम लोग अपनी ही अपना जो हमें बताया गया पेस्टिसाइड डल रहे हैं, दवाइयाँ डल रही हैं, वो बहुत ख़राब है। जितना हो सके हम नेचुरल चीज़ें खाएं, जितना हो सके किचन गार्डन, ज़रा सा स्पेस, जो स्पेस हम किसी और चीज़ के लिए कर रहे हो वो स्पेस हम अपने खाद्य पदार्थों के लिए दे सकते हैं। मैं पहाड़ों से बिलोंग करती हूँ, बट मैं आपको बताऊँ कि आज वहाँ पे लोग ये कर रहे हैं कि वो खुद के लिए भी खुद खा रहे हैं, गेहूँ खा रहे हैं, उसमें दवाई डाल रहे हैं, उससे एकदम से सडन लोग मर भी रहे हैं, दवाई डालते डालते लोग मर जाते हैं। तो उनको पता है कि उनके लिए ख़राब है ये, फिर भी वो लोग ये सब चीज़ें कर रहे हैं। आज कॉन्फ्रेंस देखने के बाद मैं तो काफ़ी डर गया
मुझे लगता है घर जाके कुछ खाना नहीं, दिमाग में मेरे दिमाग में भी मेरे दिमाग में भी यही चल रहा था। बिल्कुल, हमें लगता है कि अभी हमें टोटली 100% वीगन हो जाना चाहिए। हमें चाय वीगन भी सेफ नहीं है मतलब दूध दही ये सब, बट ये समझ आता है खाएं क्या, क्योंकि हम बाहर से खा रहे हैं। अभी हमारे पास ऐसा तो है नहीं मुंबई में कि गार्डन है, हम खुद उगा रहे हैं खा रहे हैं, मतलब वो option ना नहीं है। ऑप्शन ही नहीं है कुछ भी। बट फिर भी है कि हम अपना ध्यान रख सकते हैं कि केयर करो कि हाँ इतना खाना है। और अब तो ये है ना कि आपको जितना खाना है उसे थोड़ा कम ही खाओ। बाजार का तो बिल्कुल भी नहीं। आप ठीक है, थैंक यू। हाँ बोलिए सर। तो होश कॉन्क्लेव का जो फाउंडेशन चल रहा है वो आज जो फाउंडेशन तो बहुत अजीब लग गया, फाउंडेशन नहीं चल रहा है, कॉन्क्लेव चल रहा है। ठीक है फिर ये रोलिंग होश कॉन्क्लेव जो हो रहा है वो एकदम सही कर रहे हैं, ऑर्गेनिक खेती के बारे में बात कर रहे हैं और कैंसर के अगेंस्ट जो उन्होंने स्टेप लिया है वो काफ़ी अच्छा है। और जो ऑर्गेनिक खाना और खाद के बारे में जो आज हमने सीखा है यहाँ पे और जो कोशिश जारी है ओश का, वो काफ़ी अच्छा हो रहा है। और वो जिस वे में इस चीज़ को लेके जा रहे हैं वो काफ़ी सही है। तो हम सबको भी यही ऑर्गेनिक खेती और ऑर्गेनिक फूड कंज्यूम करना चाहिए ताकि कैंसर जैसे बड़े बड़े बीमारी और जो भी और भी हैं उससे बचा जा सके। क्या राय है आपकी इसमें? थैंक यू सो मच। थैंक यू। अम्बा गोपाल फाउंडेशन द्वारा जो इनिशिएटिव की शुरुआत की गई कैंसर पेशेंट के अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए, कहीं ना कहीं कैंसर काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, इस इनिशिएटिव को आप किस तरह से देखते हैं? ये इनिशिएटिव बहुत प्रिवेंशन के तौर पे देखा जाए तो इट इज़ गोइंग वेरी वेल और जो मैसेज लोगों तक जाना चाहिए वो प्रॉपरली जा रहा है। और इसके अलावा अगर मैं मेरे एंड से कहूँ तो मैं भी खुद हेल्थ केयर में हूँ। आई एम अ डॉक्टर, आई एम अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एंड वी आर वर्किंग फ्रॉम पास्ट 17 ईयर्स। तो हम HIV, हेपेटाइटिस, कैंसर और TB इसको लेके हमने काफ़ी ग्राउंड रूट लेवल से काम किया है। मगर हमारा जो फील्ड था वो एडिक्शन का था, मीन्स जो टोबैको और ड्रग यूज़ और इंजेक्टिंग की वजह से जो ब्लड बॉर्न वायरसेस और कैंसर हो रहे थे, हम लोग वो एंगल से देख रहे थे। बट नाउ दिस लुकिंग दिस सिनेरियो फ्रॉम फूड एंड वाटर पर्सपेक्टिव, तो ये और एयर, तो ये हमको एक कंबाइंड चीज़ दे रहा है कि हम अपने आप को कितना ज़्यादा सुरक्षित रह सकते हैं। तो दिस इज़ रियली अ वेरी गुड एजुकेशन एंड अवेयरनेस जो लोगों तक अच्छे से पहुंचना चाहिए और जहां पे हम सब साथ में मिलके कैंसर को प्रिवेंट करने के लिए, जैसे डॉक्टर शक्ति कह रहे हैं कि हमको एकजुट होके आना है और वी हैव टू आस्क कि हमको ये चाहिए और हमको वो लेके रहना है। सो दिस इज़ रियली अ वेरी गुड इनिशिएटिव और आई रियली सपोर्ट। वी हैव अ वेरी बिग ग्रुप और हम लोग पूरे ग्रुप के साथ इस इनिशिएटिव को और इस कॉज को सपोर्ट करते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।